बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में पूजा और राधिका अपनी सौतेली माँ मीना के साथ रहती थी। पूजा और राधिका की माँ की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और उनके पिताजी शहर की एक कंपनी में काम करते थे। राधिका और पूजा की माँ की मृत्यु होने के बाद उनके पिता को उन दोनों का ध्यान रखने में बहुत दिक्कतें आती थी। इसलिए उनके पिता ने मीना नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली ताकि उनकी दोनों बेटियों की परवरिश अच्छे से हो सके। मीना की एक अपनी बेटी भी थी जिसका नाम डॉली था। शुरू में मीना पूजा और राधिका के पिता के सामने राधिका और पूजा से बहुत अच्छा व्यवहार करती थी और उनका पूरा ध्यान रखती थी। परंतु उनके पिता के शहर चले जाने के बाद मीना उन दोनों से घर का सारा काम करवाती थी और उन्हें कभी कभी तो भरपेट खाना भी नहीं देती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन डॉली अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ मॉल घूमने गई थी और वहाँ मुझे एक ड्रेस पसंद आ गई और वो ड्रेस कोई और ना ले ले, उससे पहले ही वो ड्रेस मुझे खरीदनी है। ठीक है मेरी प्यारी बेटी, चलो तुम्हारे लिए ड्रेस खरीद कर लाते हैं, तभी तो मेरी बेटी दुनिया की सबसे खूबसूरत बेटी लगेगी। वैसे कितने की है वो ड्रेस? ज्यादा पैसों की नहीं है माँ, बस 7,000 रुपए की है। जल्दी चलो वरना तो कोई और खरीद लेगा उसे। डॉली और मीना मॉल जा ही रही होती है कि तभी पूजा कहती है, माँ, मेरे सारे कपड़े पुराने हो गए हैं और फट गए हैं। कृपया आप मेरे लिए सस्ते से कपड़े ला दीजिए। चुप कर बेवकूफ लड़की, अभी कुछ दिन पहले ही तेरे लिए बाजार के कपड़े खरीद कर लाई थी। इतनी जल्दी फट गए तेरे कपड़े? अब तुझे वही फटे पुराने कपड़े पहनने होंगे और शाम को जब मैं लौट के आऊंगी तो मुझे खाना बना मिलना चाहिए, नहीं तो तेरी खैर नहीं। इतना कहकर डॉली और मीना वहाँ से चली जाती है और पूजा शाम के खाने के लिए बाजार से सब्जी खरीदने जाती है। पूजा बाजार से सब्जी लेने जा ही रही होती है कि तभी रास्ते में उसको एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो रोड पार नहीं कर पा रही थी। क्या हुआ बूढ़ी दादी, आप इस सड़क के किनारे क्यों बैठी हो? क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? बेटी, मैं अंधी हूँ और मैं घर का रास्ता भूल गई हूँ। कृपया करके तुम मुझे ये सड़क पार करवा दो। इतना सुनकर पूजा उस बूढ़ी औरत को सड़क पार करवाती है। फिर जब पूजा वहाँ से जाने लगती है तभी वो बूढ़ी दादी एक परी में बदल जाती है और बूढ़ी दादी पूजा को आवाज लगाकर कहती है, रुको पूजा, आप कौन है? यहाँ पर तो एक बूढ़ी दादी थी ना, अचानक से वो इतनी जल्दी कहाँ चली गई? पूजा, मैं ही वो बूढ़ी दादी थी। मैं परीलोक में अपनी बाकी परी सहेलियों के साथ रहती हूँ। मेरी सारी सहेलियाँ कहती है कि पृथ्वीलोक के लोग बहुत ज्यादा स्वार्थी होते हैं, वो कभी भी किसी की मदद नहीं करते। परंतु मुझे लगता था कि जरूर पृथ्वीलोक पर कोई अच्छा इंसान होगा, इसलिए मैं पृथ्वीलोक पर घूमने आई थी। क्या आप एक परी हैं और आप परीलोक में रहती हैं और आप यहाँ घूमने आई हो? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। पूजा, मैं यहाँ पर बहुत देर से बूढ़ी दादी के रूप में बैठी थी, पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मुझे तो लग रहा था कि पृथ्वीलोक पर सच में कोई भला इंसान नहीं है, लेकिन इतने में ही तुम आ गई और तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इतना कहकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और उनके सामने एक सोने की फ्रॉक प्रकट हो जाती है। ये फ्रॉक तुम्हारी बुरे समय में मदद करेगी। परी जी, अगर आप बुरा न मानो तो मैं एक बात बोलूं? हाँ जरूर बेटी। मेरे घर में मेरी एक छोटी बहन है, क्या आप उसके लिए भी एक फ्रॉक दे सकती हो? उसके कपड़े बहुत पुराने हैं और फट गए हैं। हाँ जरूर बेटी। इतना कहकर परी ने फिर से अपनी जादुई छड़ी घुमाई और वहाँ पर एक चांदी की फ्रॉक प्रकट कर दी। ये लो, ये सोने की फ्रॉक तुम्हें तुम्हारे मुंह मांगे पैसे देगी और वहीं ये दूसरा चांदी की फ्रॉक तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी करेगी और तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं होने देगी। पूजा परी का शुक्रिया अदा कर वो दोनों फ्रॉक लेकर घर आ जाती है और घर आकर राधिका को सारी बात बताती है। दीदी, अब तो हमारे पास 2 जादुई फ्रॉक है, क्यों ना अब हम ये घर छोड़ दे? अब तो हम इन फ्रॉक से कुछ भी मांग सकते हैं। हाँ, वैसे तुम ठीक कह रही हो। माँ के आने से पहले हम दोनों इस घर से चले जाते हैं।
यही योजना बनाकर पूजा और राधिका मीना के आने से पहले वहाँ से निकल जाते हैं और एक जंगल में आ जाते हैं। अब उन दोनों को रहने के लिए एक घर की जरूरत थी। पूजा जादुई सोने के फ्रॉक से एक घर मांगती है। इतना कहते ही वहाँ पर एक घर प्रकट हो जाता है और दोनों उस घर के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर दोनों देखती है कि उसके अंदर जरूरत की सभी चीजें हैं और साथ में ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना भी रखा हुआ है। दोनों बहनें उस घर में हंसी खुशी रहने लगती है। कुछ समय बाद राधिका और पूजा के पिताजी शहर से छुट्टी लेकर गांव वापस आते हैं। उन दोनों के पिता मीना से आकर कहते हैं, मीना, मेरी दोनों प्यारी बेटी राधिका और पूजा कहाँ पर हैं? जी पता नहीं, पूजा और राधिका कहाँ चली गई। मैं डोली के साथ मॉल गई थी और जब घर लौट कर आई तो दोनों घर पर नहीं थी। उस दिन से रो रो कर मेरा बुरा हाल है। पता नहीं मेरी दोनों बेटी किस हाल में होगी। तो तुमने पुलिस की मदद नहीं ली? और ये बात कब की है? नहीं, मैंने पुलिस की मदद नहीं ली और इस बात को कम से कम 1 महीना हो चुका है। मुझे तो तुम्हारी बातों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। जरूर तुमने मेरी बेटियों को कुछ कहा होगा। पता नहीं किस हाल में होंगी मेरी बेटियाँ। मुझे उनकी चिंता हो रही है। मैं जा रहा हूँ। जिस घर में मेरी दोनों बेटियाँ रहेंगी, मैं भी उन्हीं के साथ रहूँगा। इतना कहकर राधिका और पूजा के पिता भी वो घर छोड़ देते हैं और अपनी बेटियों की तलाश में निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद उनके पिता को जंगल में एक घर दिखाई देता है। उनको बहुत तेज प्यास लग रही थी, इसलिए उनके पिता उस घर में जाते हैं और वो देखते हैं कि उनकी दोनों बेटियां राधिका और पूजा बड़े ही प्यार से रह रही है। पूजा और राधिका अपने पिताजी को अचानक से वहाँ देखकर बहुत खुश हो गई और बोली, पिताजी, आप हमारे पास आ गए। हमें माफ कीजिएगा, हमने आपको अपने घर में नहीं बुलाया। वहाँ सौतेली माँ हम पर बहुत अत्याचार करती थी, इसलिए हम यहाँ पर रहने आ गए। उसके बाद पूजा अपने पिताजी को परी के बारे में सारी बात बताती है। ये सब सुनकर उनके पिताजी बोले, कोई बात नहीं मेरी प्यारी बच्चियों, मैं भी तुम्हारी सौतेली माँ को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर आ गया हूँ और अब मैं आगे की जिंदगी तुम दोनों के साथ ही गुजारूंगा। ये सब देखकर तुम्हारी स्वर्गवासी माँ भी बहुत खुश होंगी। उस दिन के बाद से राधिका और पूजा अपने पिताजी के साथ उस घर में हंसी खुशी रहने लगी। सीमापुरी दिल्ली का एक ऐसा शहर जहां कूड़े का ढेर और बेरोजगारी भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। ऐसी ही जगह पर नेहा और सुगंधा नाम की 2 सहेलियां रहा करती थी। सीमापुर बस्ती में सभी लोग गरीब थे और उनकी गरीबी का कारण था कम वेतन और बेरोजगारी। उन लोगों को अगर एक समय का खाना भी मिल जाए तो उनके लिए गनीमत होती थी, क्योंकि कई बार उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था। नेहा और सुगंधा अक्सर ही इस गरीबी से बाहर निकलने के लिए तरीके सोचती रहती थीं, परंतु कम साधन और पहुंच होने के कारण वो कुछ भी नहीं कर पाती थीं। आखिर कैसी जिंदगी है ये हमारी, जी भी रहे हैं या नहीं ये भी नहीं पता चलता। इंसान को जीने के लिए 3 वक्त के खाने की जरूरत होती है और हम यहाँ 3-3 दिन तक भूखे रह जाते हैं। आखिर भगवान को हमसे दुश्मनी क्या है? भगवान को नहीं बल्कि इंसानों को ही हमसे दुश्मनी है, और वो भी अमीर इंसानों को। वो हम जैसे बस्ती वालों को काम ही नहीं देना चाहते, इसलिए हम लोग गरीबी में जीते हैं, गरीबी में ही मर जाते हैं। तू सही कह रही है, ना तो हमारे बारे में ये नेता लोग सोचते हैं और ना ही ये देश की समझदार जनता। नेहा सुगंधा अक्सर ही ऐसी बातें किया करते थे। एक दिन नेहा को बहुत तेज भूख लग रही थी, क्योंकि वो काफी दिनों से भूखी थी। तभी सुगंधा उसके पास भागती हुई आती है। अरे जल्दी उठ, जल्दी चल मेरे साथ। अरे क्या हो गया, क्यों इतनी जल्दी मचा रखी है? वैसे ही मैंने इतने दिनों से खाना नहीं खाया, यहाँ खड़े होने की हालत नहीं है और तू जल्दी चलने की बात कर रही है। अरे तेरी भूख का ही इलाज लेकर आई हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। अभी जब मैं उन अमीरों की बस्ती में कचरा बिनने गई थी, तभी मैंने देखा कि वहाँ किसी सेठ के यहाँ पर बड़ी दावत चल रही है और शायद अभी भी चल रही होगी। इतने लोगों की भीड़ में हमें कोई नहीं पहचानेगा और हमें खाना खाने के लिए मिल जाएगा। बस तू जल्दी मेरे साथ चल। खाने का नाम सुनकर नेहा के अंदर अलग ही जोश आ जाता है और वो सुगंधा के साथ जल्दी से उस जगह पर पहुँच जाती है। वहाँ सच में ढेर सारा खाना था। इतना सारा खाना देखे हुए तो बरसों हो गए। ये खाना कितना स्वादिष्ट लग रहा है। जल्दी जल्दी सब कुछ प्लेट में भर लेते हैं
जितना खाया जाएगा ठीक है, और बाकी जो बचेगा वो घर ले जाएंगे। दोनों सहेलियां प्लेट में खाना भरने लगती हैं कि तभी एक औरत उन्हें देख लेती है और कहती है, इतनी वेल मैनर्ड सोसाइटी में ये दो कचरे वाली कहाँ से आ गईं? अरे तुम दोनों कौन हो? मैंने ये पार्टी अमीरों और हाई क्लास लोगों के लिए रखी है, तुम जैसे कचरे वालों के लिए नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? मैडम, हम 3 दिन से भूखे हैं और खाने की तलाश में हमें ये जगह दिख गई। हमें थोड़ा सा खाना दे दीजिए, हम यहाँ से खुद चले जाएंगे। अरे ये लोग बहुत ही ढीठ और बदतमीज होते हैं, ये ऐसे नहीं मानेंगे। इन्हें रस्सी से बांध कर मारो और सबक सिखाओ, तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी और अगली बार यहाँ आने की सोचेंगी भी नहीं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इसके बाद सेठानी के नौकर नेहा और सुगंधा दोनों को बांधकर उनकी काफी पिटाई करते हैं और उसके बाद उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। भूखे पेट ऐसे ही चोट खाकर दोनों सहेलियां बहुत ज्यादा उदास हो जाती हैं। न जाने ये अमीरों का कलेजा कैसा होता है, हम जैसे बेचारे बच्चों को पीट दिया, जबकि हमने इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, केवल खाने की ही तो मांग की थी। ये अमीर ऐसे ही होते हैं, बेशक बाल्टियां भर भर के खाना फेंक देंगे, लेकिन हम जैसे गरीब अगर मांगे तो उन्हें लात मार कर भगा देते हैं। न जाने भगवान हमें किस बात की सजा दे रहे हैं, इससे अच्छा तो वो हमें अपने पास ही बुला लेते। तो चिंता मत कर नेहा, अगर हम इतनी तकलीफ सह रहे हैं मतलब भगवान ने हमारे लिए जरूर कुछ अच्छा सोच रखा होगा। दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। एक दिन सुगंधा और नेहा जंगल में लकड़ियां काटने के लिए अपनी अपनी कुल्हाड़ियां लेकर जाती हैं। यहाँ तो आसपास कोई भी सूखा पेड़ नहीं दिख रहा। आगे चलते हैं, आगे सूखे पेड़ भी मिल जाएंगे और आगे शहर का भी रास्ता है। वैसे भी गांव में लकड़ियां बेचकर हमें इतने पैसे नहीं मिलते, अगर शहर में बेचेंगे तो कुछ रुपए ज्यादा मिल जाएंगे। बात तो तेरी सही है। इसके बाद दोनों सहेलियां थोड़ा आगे बढ़ती हैं और उन्हें सूखे पेड़ मिल जाते हैं। वो उन्हें काटने लगती हैं, तभी उन्हें किसी की आवाज आती है, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, कोई है क्या? बचाओ मुझे। दोनों सहेलियां इस आवाज का पीछा करने लगती हैं। तभी वो पेड़ के पीछे से देखती हैं कि 2 चुड़ैलों ने एक परी को पिंजरे में कैद कर रखा है और वो जोर जोर से हंस रही हैं। अब इस परी का खून पीकर हम दोनों हमेशा के लिए अमर हो जाएंगी और हम दोनों इस परी की तरह खूबसूरत भी हो जाएंगी। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, और साथ ही साथ हमारे पास इसकी ये जादुई छड़ी भी है। इसे मार कर तो हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे। कोई है, कोई तो मेरी जान बचाओ। परी की ऐसी हालत देखकर सुगंधा और नेहा को उस पर दया आ जाती है और वो अचानक से ही चुड़ैल पर पीछे से हमला कर देती हैं। कुल्हाड़ी की चोट से दोनों चुड़ैलें बहुत ज्यादा घायल हो जाती हैं और अपनी जान की भीख मांगने लगती हैं। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। पहले परी की छड़ी वापस करो। चुड़ैल बिना सोचे समझे वो छड़ी सुगंधा के हाथों में दे देती है और इसके बाद दोनों चुड़ैल डरकर वहाँ से भाग जाती हैं। जिसके बाद नेहा और सुगंधा मिलकर परी को उस पिंजरे से आजाद कर देती हैं और उन्हें उनकी वो छड़ी दे देती है। आप ठीक तो है ना परी जी? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वो भी तुम दोनों की वजह से। तुम दोनों सच में बहुत ही बहादुर हो। तुमने इन दोनों चुड़ैलों का सामना कर लिया, वो भी बिना किसी जादुई शक्ति के। मानना पड़ेगा तुम्हें। ये सुनकर दोनों सहेलियां बहुत खुश हो जाती हैं। तभी नेहा परी से पूछती है, वैसे आप तो परी हैं, आपके पास इतनी सारी शक्तियाँ होंगी, फिर आप इन दोनों चुड़ैलों की कैद में कैसे आ गयी? मैं वन बिहार के एक परी लोक से धरती लोक पर आई थी और मेरी सारी शक्तियाँ मेरी जादुई छड़ी में बसती हैं। इन दोनों चुड़ैलों की नजर मुझ पर थी। अचानक एक पेड़ पर मेरी छड़ी फंस गई और वो मेरे हाथ से छूट गई। वो मौका देखते ही इन लोगों ने मुझे कैद में बंद कर दिया और मेरी छड़ी मुझसे छीन ली, परंतु तुमने आकर मेरी जान बचा ली, नहीं तो ये दोनों मुझे बस मारने ही वाली थी। ये तो हमारा फर्ज बनता है परी। मैं तुम दोनों से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? परी जी, हमारी बस्ती गरीबी से भरी पड़ी है। हमारी बस्ती में हर कोई गरीब है और गरीबी के कारण दुखी भी है। किसी को एक टाइम का खाना मिल पाता है तो किसी को वो भी नहीं। क्या आप हमारी पूरी बस्ती की गरीबी दूर कर सकती हैं?
मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, लेकिन गरीबी दूर करने का केवल एक ही मंत्र है और वो है मेहनत। तुम्हारे बस्ती वालों को मेहनत करनी चाहिए और मेहनत करके पैसे कमाने चाहिए, उससे ही उनकी गरीबी दूर होगी। मेहनत करने के लिए काम भी तो होना चाहिए ना। हमारी बस्ती में कोई काम ही नहीं है और ये अमीर लोग हम जैसे बस्ती वालों को काम नहीं देते। अब आप ही बताइए कैसे हम ये गरीबी दूर करें। परी कुछ सोचती है और फिर अपनी छड़ी को घुमाती है और एक जादुई लहंगा और सैंडल प्रकट करती है और उसे नेहा और सुगंधा को देते हुए कहती है, ये लो, ये जादुई सैंडल और जादुई लहंगा है। पर इससे हमारी गरीबी कैसे दूर होगी? ये जादुई सैंडल और जादुई लहंगा अपनी ही तरह तुम्हें और भी नई नई तरह के लहंगा और नई नई तरह के सैंडल देते रहेंगे और तुम इन लहंगे और सैंडल को बाजार में बेचकर पैसे कमा सकती हो। सारी बातें समझाकर परी वहाँ से अदृश्य हो जाती है। इसके बाद सुगंधा और नेहा वो जादुई सैंडल और जादुई लहंगा लेकर अपने घर आ जाती हैं। तुम्हें क्या लगता है, परी सच कह रही थी? ये तो इस जादुई लहंगे और जादुई सैंडल को आजमा कर ही पता चलेगा। इसके बाद नेहा और सुगंधा जादुई सैंडल और जादुई लहंगे से कहती हैं, हे जादुई लहंगे, हमें ढेर सारा लहंगा दे दो। हे जादुई सैंडल, हमें ढेर सारी सैंडल दे दो। उन दोनों के इतना कहते ही वहाँ पर ढेर सारे लहंगे और सैंडल का अंबार लग जाता है। इसके बाद वो दोनों उन लहंगों और सैंडल को बाजार में ले जाती हैं और उन्हें बेचने लगती हैं। इतने सुंदर सुंदर लहंगे और सैंडल होने के कारण उन्हें बिकने में समय नहीं लगता और उन दोनों की अच्छी खासी बिक्री हो जाती है। परी तो सच में बहुत ही कमाल की निकली। हाँ सुगंधा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। परी ने हमें सच में बहुत ही कमाल की चीज दी है। अब हम इसका इस्तेमाल अपने ही लिए नहीं बल्कि पूरी बस्ती की गरीबी दूर करने के लिए करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे पैसे इकट्ठे करके सुगंधा और नेहा कपड़ों की एक होलसेल दुकान और फैक्ट्री खरीद लेती हैं, जिसमें वो अपने सभी बस्ती वालों को रोजगार दे देती हैं। उनके कपड़े और सैंडल की क्वालिटी अच्छी होने के कारण उनका सामान काफी अच्छे दामों में बिकने लगता है। साथ ही साथ उनके डिजाइन नए होने के कारण मिडिल क्लास से लेकर अमीर लोग भी उन्हें खरीदने लगते हैं और इस तरह सुगंधा और नेहा मिलकर उस जादुई लहंगा और जादुई सैंडल की सहायता से अपनी पूरी बस्ती को गरीबी से बाहर लाने की एक जंग छेड़ती हैं और साथ ही साथ उस परी का भी धन्यवाद करती हैं। ये कहानी दो जुड़वा बहनों की है, निशा और सोना की। दोनों थी तो जुड़वा, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। निशा दिखने में बहुत ही सुंदर थी, उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वही सीधी सादी सोना अपनी बहन निशा की तरह सुंदर बिल्कुल भी नहीं थी। उसका रंग काला था। निशा सोना के रंग रूप का बहुत मजाक उड़ाया करती थी। यहाँ तक कि निशा अपनी बहन सोना से सीधे मुंह बात भी नहीं करना पसंद करती थी। एक दिन की बात है, निशा अपनी माँ मनोरमा से बोली, माँ, आपने इसका नाम सोना क्यों रखा है? रंग तो पूरा कोयले की तरह काला है, दिखने में पूरी काली बंदरिया लगती है। देखो तो, आप भी इतने सुंदर हो और मैं भी। फिर ये काली कलोटी हमारे घर कहाँ से आ गई? मुझे तो लगता है आप इसे किसी कचरे के डब्बे से उठा कर लाई हो। निशा, बहुत हुआ, चुप कर। सोना बेटिया तेरी सगी बहन है, आइंदा से ऐसा मत कहना। रंग काला हो या गोरा, इंसान का मन सुंदर होना चाहिए और मुझे पता है मेरी बेटी सोना का मन बहुत ही सुंदर है। माँ, अब जब देखो इसकी तारीफ करती रहती हैं, लेकिन मेरी नहीं, जैसे मैं तो आपकी सौतेली बेटी हूँ ना। नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है, तुम दोनों ही मेरी आँखों का तारा हो। अगर ऐसी बात है माँ, तो जल्दी से मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे शॉपिंग करने जाना है। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम सोना बिटिया को भी अपने साथ शॉपिंग करने ले जाना, उसका भी बड़ा मन करता है बाहर घूमने का। माँ के कहने पर निशा बेमन सोना को भी अपने साथ शॉपिंग करने ले गई। तभी रास्ते में निशा बोली, माँ ने इस काली कलोटी को मेरे साथ भेजकर अच्छा नहीं किया, अब सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। निशा, ये तू क्या कह रही है? तू हमेशा मुझसे कटी कटी क्यों रहती है? चुप कर, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, समझी? ये कहते हुए निशा बड़बड़ाते हुए जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाने लगी। तभी उन दोनों बहनों को देख वहाँ खड़ी कुछ औरतें हंसते हुए बोली, देखो कमला बहन, इन दोनों जुड़वा बहनों में कितना जमीन आसमान का फर्क है। एक तो दूध की तरह सफेद है और दूसरी कोयले की तरह काली। ऐसा लगता है सफेद हंस के साथ काला कौवा चल रहा है। पता नहीं
इस काले कलोटी के साथ शादी कौन करेगा? लेकिन जिस घर में ये शादी करके जाएगी वहाँ तो घनघोर अंधेरा ही हो जाएगा। ये कहते हुए सभी औरतें जोर जोर से हंसने लगी। उन लोगों की बात सुन निशा मन ही मन बोली, इस काली कलोटी की वजह से मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ रही है और मेरा बिल्कुल मन नहीं है शॉपिंग करने जाने का। इस काली कलोटी के साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। फिर निशा उल्टे पांव घर की ओर जाने लगी और घर पहुंचकर माँ से बोली, माँ माँ कहाँ हो आप? जल्दी बाहर आओ। अरे निशा, सोना, तुम दोनों तो बड़ी जल्दी शॉपिंग करके आ गई। माँ, हम शॉपिंग करने गए ही नहीं बल्कि आधे रास्ते से ही वापस लौट आई हैं। पर क्यों, क्या हुआ? होना क्या है माँ, इस काली कलोटी के साथ कहीं नहीं जाऊंगी मैं। इसकी वजह से आज मेरी कितनी इंसल्ट हुई है। मुझे कोई शौक नहीं है अपनी इंसल्ट करवाने का। तभी सोना रोते हुए बोली, निशा, तुम्हारी इंसल्ट किसने की? वहाँ तो सभी औरतें मेरे रंग रूप का मजाक उड़ा रही थीं। वो सब तो मुझे काला कौवा कह रही थीं, मुझे कोयला कह रही थीं। जब वो औरतें मेरा मजाक उड़ा रही थीं, तो मुझे कैसा लग रहा था तुम क्या समझोगी? कभी तुम्हारा किसी ने मजाक नहीं उड़ाया ना, क्योंकि तुम तो सुंदर हो। हाँ, क्योंकि सबको सुंदर लोग ही पसंद आते हैं। बदसूरत और काले इंसान को कोई पसंद नहीं करता, इसलिए तुझे भी कोई पसंद नहीं करता, समझी काली बंदरिया। निशा, तुम गलत कह रही हो। इंसान की सुंदरता उसके चेहरे से नहीं होती बल्कि उसके मन से होती है। अच्छा, ये सब छोड़ो, मैं तो तुम्हें बातों ही बातों में ये बताना भूल ही गई। शाम को हमें विमला मौसी की बेटी रचना की शादी में जाना है। तुम दोनों तैयार रहना। माँ, आपने पहले क्यों नहीं बताया? आपको पता है मुझे तैयार होने में कितना समय लगता है। तभी सोना बोली, माँ, मैं शादी में नहीं जाऊंगी, आप दोनों चले जाना। अरे नहीं बिटिया, तुम भी हमारे साथ चलोगी, नहीं तो विमला मौसी बुरा मान जाएंगी। उन्होंने सभी को बुलाया है। चलो जल्दी से जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ। माँ, इसे तैयार होने की क्या जरूरत है? चाहे जितना भी मेकअप या सुंदर कपड़े पहन ले, दिखेगी तो वैसी की वैसी ही। काली कलोटी मेरी तरह सुंदर तो नहीं दिखेगी। निशा, अपनी बहन के बारे में ऐसा नहीं कहते। तुझे समझा समझा कर थक गई हूँ। अब आगे से तूने सोना बिटिया के बारे में एक शब्द भी कहा तो मैं तुझे पॉकेट मनी देना बंद कर दूंगी। माँ की बात सुन निशा मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली गई। फिर शाम को दोनों बहनें तैयार होकर अपनी माँ मनोरमा के साथ शादी में शामिल होने चली गई। लेकिन शादी में भी मौजूद लोगों ने बेचारे सोना के रंग रूप का खूब मजाक उड़ाया। सभी लोग सोना को देखकर हंस रहे थे। सोना से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वो रोते हुए शादी का फंक्शन छोड़ बाहर चली गई और सड़क किनारे बैठकर रोने लगी। मेरा रंग काला है, मैं बदसूरत हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं जैसी भी हूँ खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन ये दुनिया वाले मुझे खुश क्यों नहीं रहने देते? यहाँ तक कि मेरी बहन भी मेरे रंग रूप का मजाक उड़ाती है। मैं काली हूँ तो क्या हुआ, मेरे अंदर भी एक दिल है, मुझे भी दर्द होता है। ये कहते हुए सोना फूट फूट कर रोने लगी कि तभी उसे एक कटीली झाड़ी में सतरंगी चूड़ियाँ फंसी हुई नजर आई। सोना ने बड़ी ही सावधानी से सतरंगी चूड़ियाँ को उस कटीली झाड़ी से बाहर निकाला। बाहर निकलते ही चिड़िया पंख फड़फड़ाते हुए जंगल की ओर जाने लगी। सोना ने ऐसी सतरंगी चिड़िया पहले कभी नहीं देखी थी, इसलिए वो दौड़ते हुए उस चिड़िया के पीछे पीछे चलने लगी। चलते चलते सोना को पता ही नहीं चला कि वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुकी थी। वहाँ का नजारा देखकर सोना दंग रह गई और बोली, अरे वो चिड़िया कहाँ गई जिसका पीछा मैं कर रही थी? सोना ये कह ही रही थी कि तभी उसे 3 नदी नजर आई। एक नदी में सोने के साबुन बह रहे थे, दूसरी नदी में चांदी के साबुन और तीसरी नदी में साधारण साबुन बह रहे थे। साबुन की 3 अद्भुत नदियाँ देखकर सोना हैरानी से बोली, अरे ये नदियाँ तो साबुन की हैं। मैंने ऐसी नदियाँ पहली बार देखी हैं। मैं कहाँ पर आ गई? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे यहाँ से वापस जाना चाहिए। तभी वहाँ एक सुंदर परी प्रकट हुई और बोली, रुक जाओ सोना, कहाँ जा रही हो? मैं वही चिड़िया हूँ जिसका पीछा करते हुए तुम यहाँ तक आई हो, और जो तुम्हें साबुन की 3 नदियाँ दिखाई दे रही है, ये जादुई नदियाँ मेरी है। सोना, तुम मुझे बहुत परेशान लग रही थी, इसलिए मैं चिड़िया का रूप लेकर तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। क्योंकि हमारे परिलोक का नियम है, हम केवल उसी की मदद करते हैं जिसका दिल साफ और सुंदर हो, और तुम्हारा दिल तो बहुत ही सुंदर और शीशे की तरह साफ है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी।
तुम्हें जो सामने 3 साबुन की नदियाँ दिखाई दे रही है, उनमें से अगर तुम जादुई सोने के साबुन की नदी के साबुन का इस्तेमाल अपने चेहरे पर करोगी तो तुम परियों की तरह सुंदर हो जाओगी। और यदि तुम जादुई चांदी के साबुन की नदी से चांदी का साबुन इस्तेमाल करोगी तो तुम्हारे पास कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी। और अगर तुम तीसरी नदी का साधारण साबुन इस्तेमाल करोगी तो तुम्हें ना तो सुंदरता मिलेगी ना धन दौलत, बल्कि तुम एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाओगी जहां पर कुष्ठ रोगियों की तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हें उसके बदले कुछ नहीं मिलेगा। और फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें कौन सी नदी का साबुन चुनना है। परी जी, मुझे जादुई तीसरी नदी का साबुन चाहिए ताकि मैं कुष्ठ रोग से जूझ रहे लोगों की मदद कर सकूं। मुझे धन दौलत का लालच नहीं है, मेरे पास जो भी है मैं उसी में खुश हूँ। ऐसा कहकर सोना ने तीसरी नदी के साधारण साबुन से अपना चेहरा धोया। चेहरा धोते ही सोना परियों की तरह सुंदर दिखने लगी। ये देख सोना को बहुत आश्चर्य हुआ। तभी परी बोली, सोना, तुम्हें इस तरह हैरान होने की जरूरत नहीं। तुम्हारा मन सुंदर है और तुम दिल की बहुत ही अच्छी हो, इसलिए तुम्हें परियों की तरह सुंदरता उपहार में मिली है। साथ ही मैं तुम्हें जादुई सोने और चांदी का साबुन दे रही हूँ। इसका इस्तेमाल करने से तुम्हारी सुंदरता में कभी कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, इस साबुन का इस्तेमाल सिर्फ तुम ही कर सकती हो। अगर किसी और ने गलती से भी इस साबुन का इस्तेमाल किया तो वो सदा के लिए बदसूरत हो जाएगा। ये कहते हुए परी ने जादुई सोने और चांदी का साबुन दिया। परी का धन्यवाद कर सोना खुश होते हुए जादुई सोने और चांदी का साबुन लेकर घर वापस लौट आई। सोना हॉल में बैठकर ठहाके लगाते हुए कॉमेडी शो देख रही थी। कुछ देर बाद मनोरमा अपनी बेटी निशा के संग घर वापस लौट आई। तब हॉल में बैठी सोना को मनोरमा और निशा पहचान नहीं पाए और बोले, तुम कौन हो और हमारे घर में क्या कर रही हो? और मेरी बेटी सोना कहाँ है? माँ, मैं ही हूँ तुम्हारी सोना। आपने मुझे पहचाना नहीं? क्या तुम मेरी बेटी सोना हो? पर तुम्हारा रंग रूप कैसे बदल गया बेटी? तुम तो बहुत ही सुंदर लग रही हो, एकदम परी की तरह। सोना ने जादुई सोने और चांदी का साबुन दिखाते हुए बड़ी ही खुशी खुशी अपनी माँ को सारी बात बताई। सारी सच्चाई जानकर मनोरमा खुश होते हुए परी का धन्यवाद करने लगी। वहीं पास खड़ी निशा जलकर राख हो गई। काली बंदरिया मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती। मैं आज ही जादुई सोने और चांदी के साबुन का इस्तेमाल करूंगी और इससे भी ज्यादा सुंदर बन जाऊंगी। ऐसा सोचकर निशा सोना के सो जाने के बाद जादुई सोने और चांदी का साबुन चुराकर उसका इस्तेमाल अपने चेहरे पर किया। लेकिन जादुई साबुन से मुंह धोते ही निशा का चेहरा काला हो गया। अपना बदसूरत चेहरा देख निशा रोते हुए सोना के कमरे में गई और बोली, सोना देखो, जादुई साबुन ने मेरा चेहरा खराब कर दिया। मैं बदसूरत हो गई, प्लीज मुझे जल्दी से ठीक कर दो। पर निशा, तुम्हें जादुई साबुन इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी? तुम तो पहले से ही इतनी सुंदर हो। इसका इस्तेमाल करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। खैर छोड़ो इस बात को, तुम परेशान मत हो। अब तुम्हें परी ही ठीक कर सकती है। ऐसा कहकर सोना मन ही मन परी को याद करने लगी। पलक झपकते ही परी वहाँ प्रकट हो गई। सोना, तुमने मुझे याद किया, बताओ क्या परेशानी है? परी, दरअसल मेरी बहन निशा ने जादुई साबुन का इस्तेमाल अपने चेहरे पर किया है, जिस वजह से ये बदसूरत हो गई। प्लीज इसे पहले जैसा कर दो। मैं तुम्हारी बहन को पहले जैसा तो कर दूंगी, लेकिन तुम्हारा रंग पहले जैसा हो जाएगा। साथ ही जादुई सोने चांदी का साबुन मैं वापस ले जाऊंगी। कोई बात नहीं परी, माँ ने मुझे हमेशा सिखाया है कि इंसान का चेहरा नहीं बल्कि दिल सुंदर होना चाहिए। आप बस मेरी बहन की सुंदरता लौटा दीजिए। सोना, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुम अपने बारे में ना सोचकर अपनी बहन के बारे में सोच रही हो। तुम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, इतनी नेक दिल। ये कहते हुए परी ने अपनी जादुई शक्ति से निशा को पहले जैसा सुंदर बना दिया। वहीं सोना का रंग पहले जैसा काला हो गया। फिर परी जादुई सोने और चांदी का साबुन लेकर वहाँ से अदृश्य हो गई। अपनी सुंदरता वापस पाकर निशा फूली न समाई। फिर वो माफी मांगते हुए सोना से बोली, सोना मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे अपनी गलती का एहसास है। आज तुमने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया। मैंने तेरे साथ हमेशा बुरा व्यवहार किया, हर वक्त काले रंग के लिए ताने मारे। मुझे माफ कर दो। अरे मेरी प्यारी बहन, पुरानी बातों को भूल जा। अब मैं इस काले रंग में ही खुश हूँ, क्योंकि मुझे मेरी प्यारी बहन जो मिल गई है। बहन,
अब तुम्हें कोई भी काले रंग के लिए कुछ नहीं कहेगा। अगर किसी ने कहा तो मैं उसका मुंह नोच लूंगी। अच्छा ठीक है, मुंह बाद में नोच लेना, पहले घर चल, माँ हमारा घर पर इंतजार कर रही होगी। दोनों को एक साथ इस तरह आते देख उनकी माँ मनोरमा बहुत खुश हुई, लेकिन निशा का रंग फिर से काला देख मनोरमा को कुछ समझ नहीं आया। तब निशा ने उन्हें सारी बात बताई, जिसे सारी बात जानकर मनोरमा ने निशा को गले से लगा लिया। फिर उस दिन के बाद से दोनों बहनें मिलजुल कर बड़े प्यार से रहने लगी।